नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है बड़े सपनों का बड़ा जादू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण दिया जाएगा। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों के प्रति सही दृष्टिकोण रखें। सफलता का एक प्रमुख सिद्धांत। शब्दों को याद रखें, दूसरों की मदद से ही सफलता संभव है। आपकी वर्तमान स्थिति और आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं के बीच एकमात्र बाधा दूसरों का समर्थन है। इसे इस तरह से सोचें, एक कार्यकारी अपने कर्मचारियों को कार्य आदेश देता है, उनसे अपेक्षा करता है कि वे सुने, यह उन पर निर्भर करता है। हालांकि यदि वे काम नहीं करते हैं तो कंपनी का अध्यक्ष कर्मचारियों को नहीं निकालता है, कार्यकारी को निकाल दिया जाता है। सेल्समैन उत्पाद बेचने के लिए जनता पर निर्भर रहते हैं। यदि वे नहीं खरीदते हैं तो सेल्समैन असफल है। इसी प्रकार किसी कॉलेज का डीन निदेशक पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए प्रोफेसर पर निर्भर करता है। राजनीतिक नेता वोट के लिए भीड़ पर निर्भर करता है। लेखक पाठकों पर निर्भर करता है। एक चेन स्टोर मैग्नेट एक मैग्नेट बन गया क्योंकि कर्मचारियों ने उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, ग्राहकों ने उसके बिक्री कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। इतिहास में एक समय में लोग दूसरों पर प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बल का प्रयोग करते थे और सभी को बल या उसके डर से नियंत्रण में रखते थे। किया गया उन दिनों नेता को अनुयायी या उसका मुखिया होना पड़ता था। लेकिन याद रखें, आजकल लोग या तो स्वेच्छा से आपकी बराबरी करेंगे या आपका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। अब सवाल यह है, ठीक है, मैं वांछित सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर हूं, लेकिन उनका समर्थन पाने के लिए, अपने नेतृत्व को इसे स्वीकार करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? एक शब्द में इसका उत्तर है, लोगों के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करें। यदि आप दूसरों के प्रति सही दृष्टिकोण रखते हैं तो वे आपको पसंद करेंगे और आपका समर्थन करेंगे। यह अध्याय इसी प्रकार समझाता है। ऐसा हर दिन हजारों बार होता है। 24 समाजों के समूह का एक सत्र चल रहा है। उद्देश्य पदोन्नति, रोजगार, क्लब सदस्यता, मान्यता, किसी को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त करना, नया पर्यवेक्षक नियुक्त करना, नया बिक्री प्रबंधक नियुक्त करना। समूह के समक्ष एक नाम का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सभापति ने पूछा, इस पर आपकी क्या राय है? राय व्यक्त की जाती है। एक अच्छा प्रशंसात्मक शब्द कई नामों से सुना जाता है। महान आदमी, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। तकनीकी रूप से अच्छा आदमी, मिस्टर एफ, वह आदमी अच्छा है, एक साधारण अच्छा आदमी है। मुझे लगता है कि वह हमारी टीम के साथ अच्छा काम कर सकता है। फिर कई लोगों की ओर से प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं, उदासीन टिप्पणियां आ रही हैं। मेरी राय में इसकी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ सुनकर दूसरों के साथ व्यवहार करना अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तकनीकी रूप से उसकी योग्यता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उसे दूसरे लोग आसानी से स्वीकार कर लेंगे। कोई भी उसका उतना सम्मान नहीं करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। 10 में से 90 मामलों में पहली बात पसंद या नापसंद होती है और ज़्यादातर मामलों में तकनीकी कौशल की तुलना में लोकप्रियता को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन उपरोक्त बात विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों को नामांकित करते समय भी लागू होती है। शिक्षा जगत में अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करें तो मैं कई नए शिक्षकों के चयन के दौरान उपस्थित रहा हूं। जब भी कोई नया नाम प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो टीम के सदस्यों के लिए मुख्य विचार ये था, क्या आप सभी के साथ मिल सकते हैं? छात्रों को क्या पसंद आएगा? क्या आप दूसरों का सहयोग करेंगे? क्या यह अनुचित है? शिक्षा व्यवस्था का विरोधी नहीं। यदि वह व्यक्ति सभी को पसंद नहीं आएगा तो वह विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। उस पर विशेष ध्यान दें। किसी को ऊपर नहीं खींचा जा सकता, किसी को नीचे से धक्का देना पड़ता है। आज की व्यस्त दुनिया में किसी के पास किसी को ऊपर धकेलने का समय या धैर्य नहीं है और यह काफी परेशानी भरा है। सबसे अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले को चुना जाता है। जो लोग सोचते हैं कि हम अच्छे लोग हैं वे ही हमें ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं।
आप जितनी अधिक मित्रताएं बनाएंगे, आपके आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और अगर आप सबके चहेते बन जाएंगे तो आपको धक्का देना आसान हो जाएगा। सफल लोग दूसरों को अपने जैसा बनाने के लिए एक योजना का पालन करते हैं। और आप, जो लोग शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, वे दूसरों को अपने जैसा बनाने के इन तरीकों पर विशेष चर्चा नहीं करते। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कई महान लोग दूसरों को अपने जैसा बनाने के लिए स्पष्ट, सुपरिभाषित, यहाँ तक कि लिखित तरीकों का भी पालन करते हैं। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के मामले पर विचार करें। राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले जॉनसन ने अपनी अनुनय की अद्भुत शक्ति विकसित करने के लिए 10 सूत्रीय फॉर्मूला विकसित किया था। जो कोई भी राष्ट्रपति को देखता था वह देख सकता था कि वह अपने हर काम में नियम लागू करता है। सीधे नियमों का हवाला। 1. नाम याद रखना सीखें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आप समझेंगे कि आपके काम में पर्याप्त प्रेरणा नहीं है। 2. अपने व्यक्तित्व के बारे में कोई संदेह न रखें। वास्तविक बने रहें। प्रस्तुत करने में संकोच न करें। 3. शांत रहें, ताकि किसी भी समस्या में आप डटे रहें। 4. आत्ममुग्धता में मत उलझो। हर किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश न करें। 5. एक दिलचस्प, आकर्षक व्यक्तित्व बने जिससे आपके आसपास के अन्य लोग सीख सकें। 6. अपने व्यक्तित्व के कष्टप्रद पहलुओं को ढूंढें, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, उन्हें खोजें और सुधारें। 7. अभी या अतीत में हुई किसी भी त्रुटि को सुधारें। गिले शिकवे या दुख को मन से दूर कर दें। 8. वास्तविक सीख मिलने तक दूसरों को पसंद करने का अभ्यास करें। 9. किसी को उसकी सफलता पर बधाई देना या अपना दुख या निराशा व्यक्त करना कभी न भूलें। 10. दूसरों का मनोबल बढ़ाएं, आध्यात्मिक शक्ति जगाएं, वे आपको हृदय से प्यार करेंगे। राष्ट्रपति जॉनसन के 10 सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली लोगों के नियमों ने उन्हें एक लोकप्रिय उम्मीदवार बना दिया, जिससे उनके लिए कांग्रेस का समर्थन हासिल करना आसान हो गया। नियम दोबारा पढ़ें। ध्यान दें कि कोई कर्ज का मामला नहीं है। मैं उनके पास आकर क्षमा क्यों मांगूं, कोई भाव नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि बाकी लोग बेवकूफ़ हैं, कोई अंदाजा नहीं। उद्योग, ललित कला, विज्ञान और राजनीति में महान हस्तियां भले ही महान व्यक्ति न हो, लेकिन वे सभी ईमानदार हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये सभी के प्रिय होते हैं। लेकिन दोस्ती खरीदने की कोशिश मत करो, ये बिक्री के लिए नहीं है। उपहार देना एक खूबसूरत चीज़ है, अगर उपहार शुद्ध सद्भावना, देने की सच्ची इच्छा और जिसे दिया गया है उसके प्रति स्नेहपूर्ण प्रेम के साथ व्यक्त किया जाता है। वास्तविक सद्भावना के बिना उपहार रिश्वत बन जाता है। पिछले क्रिसमस से कुछ दिन पहले मैं एक मध्यम आकार की ट्रक कंपनी के अध्यक्ष के कार्यालय में गया। काम पर जाते समय मैंने देखा कि एक स्थानीय टायर रिकैप कंपनी ने एक वितरक के माध्यम से राष्ट्रपति को पे का उपहार भेजा था। मेरा मित्र क्रोधित हो गया और उसने उपहार वापस लेने को कहा। बहस के बाद लड़का चला गया। दोस्त ने मुझे गलत समझा। समझ नहीं आता, मुझे उपहार देना और लेना बहुत पसंद है। फिर उन्होंने क्रिसमस के मौके पर विभिन्न बिजनेस मित्रों से मिले कई उपहारों का जिक्र किया। लेकिन उन्होंने कहा, जब उपहार महज रिश्वत है, व्यापार करने का एक हथकंडा है, तो मैं उस उपहार को स्वीकार करने से इनकार कर देता हूं। मैंने 3 महीने पहले उस कंपनी में काम करना बंद कर दिया था क्योंकि वे अच्छा काम नहीं करते थे। मुझे कर्मचारी बिल्कुल पसंद नहीं थे। लेकिन उनका सेल्समैन मुझे फ़ोन करता रहा। सबसे ज़्यादा गुस्सा, उन्होंने कहा, वह सेल्समैन पिछले हफ्ते फिर से यहाँ आया था। बहुत साहसी, मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर से व्यापार करना चाहता हूँ। इस साल मैं सांता से कहूँगा कि वह आपके प्रति थोड़ा दयालु रहें। यदि तुम शराब की वे बोतलें वापस न भेजते तो क्या तुम कहते, तुम्हें हमारा उपहार कैसा लगा? दोस्ती खरीदी नहीं जा सकती। अगर आपने इसे खरीदने की कोशिश की तो आपको दोहरा नुकसान होगा। 1. कितना पैसा खो गया। 2. दूसरे हमारे प्रति शत्रु हो जाते हैं। दोस्ती बनाने में पहला कदम उठाएं, नेता उठाते हैं। ये कहना बहुत आसान है, उसे पहले सामने न आने दें। देखो, उन्हें फ़ोन करने दो, अगर वह पहले बोलेगा तो मैं उसे बताऊंगा। दूसरों को नज़रअंदाज करना भी बहुत आसान है। हाँ, सरल और बहुत स्वाभाविक, लेकिन व्यवहार गलत है।
यदि आप मित्र बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर डालेंगे तो संभवतः आप अधिक मित्र नहीं बना पाएंगे। दरअसल दूसरों से बात करना, खुद आगे आना भी नेतृत्व की निशानी है। फिर किसी समूह से मिलते समय एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति सबसे पहले दूसरों से बात करने के लिए आगे आता है। बड़े लोग आपके पास आएंगे और आपसे बातचीत शुरू करेंगे, हेलो मेरा नाम जैक है, और ध्यान दें, आप देखेंगे कि व्यक्तित्व वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि वह दोस्ती बना सकता है। दूसरों के प्रति दयालु रहें। जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा, हो सकता है कि मैं उसके लिए उतना महत्वपूर्ण न हो, लेकिन वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उससे बात करने की जरूरत है। क्या आपने कभी देखा है कि लोग लिफ्ट का इंतजार कैसे कर रहे होते हैं? यह अलग बात है अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसे आप जानते हैं, या कोई भी आपके बगल वाले व्यक्ति से बात नहीं करता है। एक दिन मैं परीक्षा देने बैठा। मैंने अपने बगल में खड़े सज्जन से बात करने का फैसला किया। मैंने लगातार 25 बार अजनबियों से इस तरह बात करते देखा है। 25 बार, लेकिन मधुर, मैत्रीपूर्ण व्यवहार मिला। अजनबियों से बात करना शायद सबसे शहरी, फैशनेबल चीज़ न हो, लेकिन हर कोई इसका आनंद लेता है। और सबसे बड़ा लाभ यह है, वह किसी अजनबी से 2 तरह के शब्द कहने में प्रसन्न होता है। खुश रहें और निश्चिंत रहें। इसलिए जब भी आप किसी अजनबी से बात करेंगे तो आपको आनंद आएगा। सर्दी की ठंडी सुबह में कार को गर्म करने जैसा। थोड़े प्रयास से नए दोस्त बनाने के बॉलिंग बॉल के 6 तरीके। 1. पार्टी, मीटिंग, विमान, कार्यस्थल, कहीं भी कभी भी। जब भी मौका मिले नए लोगों से बात करें। 2. सुनिश्चित करें कि दूसरा व्यक्ति आपका नाम स्पष्ट रूप से सुनता और समझता है। कर सकना। 3. सुनिश्चित करें कि आप दूसरे व्यक्ति का नाम भी इसी तरह उच्चारित करें। 4. नाम लिखें और सुनिश्चित करें कि नाम का उच्चारण सही हो। बहुत से लोग अपने नाम का गलत उच्चारण करना पसंद नहीं करते हैं। यदि संभव हो तो उसका पता और फ़ोन नंबर पूछें। 5. यदि आप किसी को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो उन्हें एक नोट लिखें या उन्हें कॉल करें। यह महत्वपूर्ण है, अधिकांश सफल लोग बाद में पत्र या फ़ोन द्वारा उस नए मित्र के संपर्क में आते हैं। 6. अंत में, अजनबियों से अच्छे शब्द, मीठे शब्द कहें। आपको भी सहज महसूस होगा, आप अगला काम ठीक से कर पाएंगे। यदि आप इन 6 नियमों को लागू करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपका लोगों के प्रति व्यवहार और दृष्टिकोण सही है। लेकिन आम लोग ऐसा नहीं सोचते। आम लोग कभी भी आगे बढ़कर किसी से बात नहीं करेंगे। वह किसी और के आगे आने का इंतजार करेगा। आप पहला कदम उठाएं। एक सफल व्यक्ति की तरह कार्य करें। लोगों से मिलने के लिए आगे आएं। दूसरों से थोड़ा अलग होने में संकोच न करें। दूसरों को जानें और अपना परिचय दें। हाल ही में मुझे और मेरे साथी को औद्योगिक बिक्री नौकरी के लिए प्रवेश स्तर के आवेदन का परीक्षण करने के लिए कहा गया था। मैंने देखा कि आवेदक, चलो उसे टेड कहते हैं, के पास पर्याप्त योग्यताएं हैं। स्मार्ट लड़का, अच्छा दिखने वाला और महत्वाकांक्षी। लेकिन एक बात देखकर, कम से कम अस्थायी तौर पर, हम उसे बाहर करने के लिए मजबूर हैं। टेड की सबसे बड़ी कमजोरी थी, वह हर किसी से उत्तम व्यवहार की अपेक्षा करता था। टेड छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाता था, जैसे व्याकरण की गलतियां, किसी का ठीक से सिगरेट न जलाना, अजीब कपड़े पहनना इत्यादि। टेड स्वयं अपनी कमियां ढूंढने की लत के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन वह एक बड़ी खदान का काम चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमसे पूछा कि उस कमजोरी को कैसे दूर किया जाए। हमने 3 सुझाव दिए। 1. मान लीजिए, दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। कई लोग दूसरों की तुलना में कम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पूर्ण नहीं होता है। गलतियां करना मानव स्वभाव है। 2. स्वीकार करें कि अन्य लोग थोड़े अलग, भिन्न हो सकते हैं। अपने आप को भगवान मत मानिए। दूसरों से सिर्फ इसलिए नफरत या नापसंद न करें क्योंकि वे आपसे अलग व्यवहार करते हैं या क्योंकि वे अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे अलग अलग धर्मों, पार्टियों या कारों में। दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे आपको सहमत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह उन्हें पसंद न करने का कोई कारण नहीं है। 3. फिक्सर मत बनो। सहन करो और सहन करो करने की आशा करो के जीवन दर्शन का पालन करें। अधिकांश लोग,
गलत हैं। हो गया वाला जुमला बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कभी अपनी राय अपने तक ही सीमित रखना सबसे अच्छा होता है। टेड ने सचेत रूप से इन सुझावों पर ध्यान दिया। कुछ महीनों के बाद उनके पास एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण था। अब वह लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, 100% अच्छे या बुरे नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा, जो चीज़ें मुझे गुस्सा दिलाती थीं, वे अब मुझे हंसाती हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि अगर हर कोई एक जैसा होता, अगर हर कोई पूरी तरह से ईमानदार होता, तो जीवन बहुत नीरस होता। इस सरल लेकिन महत्वपूर्ण सत्य पर ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। पूर्ण व्यक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो लगभग हम हर किसी में नापसंदगी की वजह ढूंढ लेंगे। इसी तरह अगर हम सही तरीके से सोचें, अगर हम दूसरों के प्रति सही व्यवहार करें तो बात वैसी ही है। लोगों में ऐसे कई गुण होते हैं जो वांछनीय होते हैं और प्रशंसनीय भी। पता कर लेंगे। इस पर इस रूप में विचार करें। आपका मन मानसिक रेडियो का केंद्र है। ये रेडियो स्टेशन दो समान रूप से मजबूत चैनलों पर संदेश प्रसारित करता है, चैनल पी सकारात्मक और चैनल एन नकारात्मक। अब देखते हैं कि आपका वायरलेस सेंटर कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आज आपका व्यवसाय प्रबंधक, हमने उसका नाम जेकब रखा है, आपको अपने कार्यालय में बुलाता है और आपसे आपके काम की समीक्षा करने के लिए कहता है। आपके काम की सराहना करें और अपने काम में और सुधार के लिए कुछ विशेष सुझाव दें। आपको आज रात इस घटना के बारे में जरूर सोचना चाहिए। यदि आप चैनल नंबर देखते हैं तो आप उद्घोषक को ये कहते हुए सुन सकते हैं, सावधान रहो, जेकब तुम्हें खत्म कर देगा। वह एक राक्षस है, उसकी सलाह मत सुनो, आगे बढ़ो। याद रखें जो ने जेकब के बारे में क्या कहा था। ठीक है, आप भी। जो वह फोन पर परेशान होना चाहता है। अगली बार जब वह फोन करे तो बेहतर होगा कि आप जाएं और उससे सीधे पूछें कि आलोचनाओं का क्या मतलब है। चैनल पी देखें और उद्घोषक को ये कहते हुए सुने, मिस्टर जेकब एक अच्छे आदमी हैं। सलाह सही है। मैं शायद बेहतर काम करना सीखूंगा, शायद पदोन्नति भी मिल जाए। बूढ़े व्यक्ति ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। उनकी रचनात्मक मदद के लिए कल उन्हें धन्यवाद देना। चलो, बिल सही है, जेकब के साथ काम करना भी एक खुशी है। विशेष रूप से इस मामले में यदि आप चैनल नहीं सुनते हैं तो आपके वरिष्ठ के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं या खतरे में भी पड़ सकते हैं। हालांकि यदि आप चैनल पी देखते हैं तो आप उपरोक्त सलाह से लाभ उठा सकते हैं, आपको उसके करीब आने का मौका मिलेगा। वह भी आपका व्यवहार देखकर प्रसन्न होंगे। इसे आजमाए, याद रखें कि आप जितनी देर तक चैनल पी या एन देखेंगे आप उतने ही अधिक प्रेरित होंगे और चैनल बदलना उतना ही कठिन होगा। क्योंकि कोई भी विचार, चाहे वह सकारात्मक यानी हाँ धार्मिक हो या नकारात्मक यानी गैर धार्मिक, मन उससे प्रभावित होता है और उसी तरह के विचारों की एक पूरी श्रृंखला बना देता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपको किसी का उच्चारण पसंद न आए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस आदमी की राजनीतिक या धार्मिक मान्यताएं, उसकी कार निजी है। आपको पत्नी की आदतें, उसके साथ रिश्ते और यहाँ तक कि उसके बालों में कंघी करना भी पसंद नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपका वायरलेस माध्यम पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, इसलिए अपने वायरलेस केंद्र के विचारों को नियंत्रित करें। दूसरों के बारे में सोचते समय चैनल पो को सक्रिय करें। यदि चैनल एन बीच में प्रवेश करे तो रुकें। फिर से चैनल बदलिए, जरा उस शख्स की एक खूबी के बारे में सोचिए। वास्तव में अनुशासित प्रतिक्रिया में एक विचार से दूसरे विचार पर जाएं। और आप खुश रहेंगे। जब आप अकेले हों तो चैनल एन, चैनल पी की बात न सुने, ये निर्णय लेने का अधिकार केवल आपको है। लेकिन किसी और से बात करते समय आपके विचारों पर उनका कुछ नियंत्रण होगा। हमें ये याद रखना होगा कि बहुत से लोग यह नहीं समझते कि दूसरों के बारे में ठीक से कैसे सोचा जाए। इसलिए किसी के लिए आगे आना और किसी तीसरे व्यक्ति की निंदा करना शुरू करना स्वाभाविक है, जिसे आप दोनों जानते हैं। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी आपको किसी अन्य कर्मचारी के निंदनीय दोषों के बारे में बताना चाहता है,
एक सहकर्मी, एक पड़ोसी आपको दूसरे पड़ोसी की पारिवारिक समस्याओं के बारे में बताना चाहता है, या कोई ग्राहक अपने प्रतिद्वंद्वी के दोष गिनाता है। अच्छा लगता है, क्योंकि तब आप उसके प्रतिद्वंद्वी के पास जा सकते हैं। ऐसे विचारों से ऐसे अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। यदि आप किसी की आलोचना सुनेंगे तो ये डर रहेगा कि आपका मन भी उससे नाराज हो जाएगा। सच कहूं तो, यदि आप सावधान नहीं हैं, तो हो सकता है आपकी लापरवाह, हाँ बस यही है, टिप्पणियां केवल निंदा की आग को भड़काएंगी। ये चीजें बूमरैंग की तरह वापस आती हैं। चैनल से नंबर पर जाने से रोकने के दो तरीके हैं। एक, विषय को जितनी जल्दी हो सके और विनम्रता से बदलें, जैसे माफ करें जॉन, मैं वास्तव में कहना चाहता था। दूसरा, इससे दूर हटें, जैसे माफ करें भाई, मुझे देर हो रही है, या मुझे काम खत्म करना है। चलो, कैसा रहेगा? अपने आप से एक प्रतिबद्धता बनाएं। दूसरे लोगों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित न हों। चैनल पी पर बने रहें। यदि आप दूसरों के बारे में केवल अच्छी, प्रशंसात्मक बातें सोचने की तकनीक में महारत हासिल कर लेंगे तो आप अधिक सफल होंगे। आइए मैं आपको एक असाधारण रूप से सफल बीमा विक्रेता की कहानी बताता हूं कि कैसे उसने दूसरों के बारे में अच्छा सोचकर लाभ कमाया। जब मैं पहली बार बीमा व्यवसाय में आया, उन्होंने कहा, ये कठिन परिश्रम था, मेरा विश्वास करो। पहले तो ऐसा लगा कि जितने प्रतिस्पर्धी एजेंट थे उतने ही संभावित ग्राहक भी थे। फिर मैंने कुछ सीखा जो सभी बीमा एजेंटों को पता है, वह ये है कि 10 में से 9 लोग सोचते हैं कि उन्हें बीमा की आवश्यकता नहीं है। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बीमा की सभी तकनीकीताओं को समझता हूँ। वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुझे गलत मत समझिए। लेकिन ये भी सच है कि कई लोग बीमा बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो क्या मैं नीतियों और अनुबंधों को मुझसे बेहतर समझता हूँ। बीमा पर एक किताब लिखी लेकिन उस आदमी को बीमा नहीं बेच सका जिसके पास केवल 5 दिन की आय बची थी। वह कहते हैं, मेरी सफलता एक बात पर आधारित है। मैं वास्तव में उन लोगों को पसंद करता हूं जिन्हें मैं बीमा बेचता हूं। फिर मैं उन्हें पसंद करता हूं। मेरे कुछ सहकर्मी झूठा दावा करते हैं कि उन्हें ग्राहक पसंद हैं। ये घटिया लोग क्यों होंगे? यहां तक कि एक कुत्ता भी इसे ले सकता है। अगर तुम दिखावा करोगे तो तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा सब झूठा लगेगा। संभावित ग्राहक के बारे में जानकारी इकट्ठा करते समय मैं किसी अन्य एजेंट के समान ही काम करता हूं। मैं ग्राहक की उम्र, वे कहां काम करते हैं, कितना कमाते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, आदि जानते हैं। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीजें एकत्र करता हूं जिन्हें ज्यादातर सेल्समैन नजरअंदाज कर देते हैं, जो संभावित व्यक्ति को पसंद करने के लिए पर्याप्त कारण ढूंढना है। हो सकता है कि मुझे वह कारण उसके काम में मिले, शायद उसके पिछले रिकॉर्ड में कुछ, लेकिन निश्चित रूप से उसे पसंद करने के लिए कुछ कारण ढूंढूंगा। ऐसा करें। उद्धरण चिन्ह। फिर जब भी मैं उस संभावना के बारे में सोचता हूं, मैं उसे पसंद करने के कारणों की तलाश करता हूं। इससे पहले कि मैं बीमा के बारे में एक शब्द भी बोलूं, मैं संभावना को पसंद करने के बारे में सोचता हूं। ये छोटी सी विधि वास्तव में लाभदायक है। जैसे ही मैं उसे पसंद करूंगी, वह मुझे पसंद करने लगेगा। थोड़ी देर बाद, मेज के विपरीत किनारों पर बैठने के बजाय, हमने एक साथ उसकी बीमा योजना पर काम किया। जैसे ही मैं उसका दोस्त बन गया, उसने मुझे मान लिया। पुनर्तः आश्वस्त रहता है, लेकिन लोग मुझे पहली नज़र में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि अगर मैं उसे पसंद करता हूं, तो वह मुझे स्वीकार करता है, हम एक साथ व्यापार कर सकते हैं। लगभग पिछले सप्ताह, उसने कहा, तीसरी बार एक बहुत ही कठिन संभावना के साथ मिलने गई थी। दोरगारा में मुलाकात हुई। इससे पहले कि मैं उन्हें गुड इवनिंग कह पाता, उन्होंने गुस्से में गाली देना शुरू कर दिया। वह बोलता ही रहा और अंत में थक कर बोला, मुखबिर दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। उनकी सारी बातें सुनने के बाद मैं एक पल के लिए चुप खड़ा रहा, उनकी आंखों में देखता रहा, फिर सच्ची ईमानदारी से धीरे से बोला, मिस्टर, आ जाओ, लेकिन मैं एक दोस्त के नाते तुमसे मिलने आया हूं। कल ही उसने मुझसे $10,000 की एंडोमेंट पॉलिसी खरीदी। सोलपॉक को शिकागो के उपकरण बाजार का राजा कहा जाता है।
21 साल पहले नंगे हाथों से कारोबार शुरू करने वाले आज वह महानगरीय शिकागो में प्रति वर्ष 160 मिलियन से अधिक डिवाइस बेचते हैं। सोलपॉक का मानना है कि इसकी सफलता ग्राहकों के प्रति इसके रवैये में निहित है। श्री पॉक कहते हैं, ग्राहक के साथ घर के मेहमान की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। लोगों के प्रति सही रवैया है ना, और यही सफलता का सबसे सरल सूत्र है। ग्राहक के साथ घर के मेहमान की तरह व्यवहार करें। ये तरीका न सिर्फ स्टोर में बल्कि बाहर भी कारगर है। ग्राहक या ग्राहक के बजाय कर्मचारी शब्द का प्रयोग करें और यह अधिक ऐसा लगता है। कर्मचारियों के साथ मेहमानों की तरह व्यवहार करें। कर्मचारियों के साथ प्रथम श्रेणी का व्यवहार करने से प्रथम श्रेणी का सहयोग और उत्पादकता प्राप्त होगी। इस पुस्तक के शुरुआती संस्करण को संशोधित करने वालों में एक करीबी निजी मित्र भी था। उनका अपना बिजनेस एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म था। उपरोक्त उदाहरण को पढ़ने के बाद उन्होंने टिप्पणी की, ये दूसरों को पसंद करने और उनका सम्मान करने के लाभों में से एक है। अब दूसरों को नापसंद करने, उनका अनादर करने के परिणामों का एक मामला सुनिए। यह मेरे एक मित्र का व्यक्तिगत अनुभव था। अनुभव काफी महत्वपूर्ण है। कहो, सुनो, हमें एक अपेक्षाकृत छोटी शीतल पेय बॉटलिंग कंपनी को परामर्श सेवाएं प्रदान करने का अनुबंध मिला। अनुबंध काफी बड़ा था, लगभग $9,500। ग्राहक के पास अधिक संस्थागत ज्ञान नहीं था। व्यावसायिक संकट के अलावा इसने कुछ गलतियां भी की थीं हाल के वर्षों में, जिसके लिए उसे बहुत अधिक भुगतान करना पड़ा है। अनुबंध मिलने के 3 दिन बाद मैं और मेरा साथी उनकी कंपनी में गए। उनका कार्यालय हमारे कार्यालय से 45 मिनट की ड्राइव पर है। मुझे अब याद नहीं है कि यह सब कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन हमने अपने ग्राहक की आलोचना करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम पूरी बात से अवगत होते, हमने चर्चा शुरू कर दी। हम इस बारे में बात कर रहे थे कि वह कैसा था। उसकी मूर्खता के कारण उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, लेकिन हम उस समस्या के समाधान पर चर्चा नहीं कर रहे थे। मुझे एक बहुत ही चतुर टिप्पणी याद है, जिसमें कहा गया था, मिस्टर एफ के अभी भी खड़े होने का एकमात्र कारण उनका बड़ा पोता है। मेरे साथी ने हंसते हुए कहा। और उसका बेटा, हालांकि वह 35 साल का है, लेकिन कुर्सी पर बैठने के लिए उसकी एकमात्र योग्यता है उनकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता पर कब्जा है। हमने ग्राहक की बदनामी के बावजूद ये सब किया। दोपहर का सत्र ठंडा, बेजान था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारे ग्राहक शायद हमारी बातें समझ गए। उन्होंने सोचा होगा कि वे सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। अगर मैं अपने पैसे के बारे में कुछ बताऊंगा तो शायद ये समझ में आ जाएगा। काम 2 दिन बाद मुझे ग्राहक से 2 पंक्ति का पत्र मिला। इसमें कहा गया था, हमने आपके परामर्श सेवा अनुबंध को रद्द करने का फैसला किया है। यदि आपके काम के लिए अब तक कुछ भी बकाया है तो कृपया मुझे बताएं। सिर्फ 40 मिनट की आलोचना और नकारात्मक सोच के कारण हमें $9,500 का अनुबंध गंवाना पड़ा। इससे भी अधिक दुख तब हुआ जब हमें बाद में पता चला कि हमारे पूर्व ग्राहक ने शहर से बाहर की एक कंपनी के साथ अनुबंध किया था। अगर हमने उनके गुण देख लिए होते तो शायद काम नहीं छूटता। और ऐसा भी नहीं है कि उनमें गुण नहीं थे। लगभग हर किसी में कुछ न कुछ गुण होते हैं। सफलता की कुंजी सफलता को खोजना और उसका आनंद लेना है। चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगले 2 दिनों में यथासंभव अधिक से अधिक चर्चाओं में भाग लें। 2 बातों पर ध्यान दें। बातचीत में सबसे अधिक भाग कौन ले रहा है और सबसे सफल कौन है। मैंने अपने सैकड़ों अनुभवों से देखा है, जो सबसे अधिक बोलता है और जो सबसे अधिक सफल होता है, वे कभी एक ही व्यक्ति नहीं होते। लगभग बिना किसी अपवाद के मैंने देखा है कि वह जितना अधिक सफल होता है, बातचीत में उतना ही अधिक उदार होता है। यानी वह दूसरों को अपने बारे में, अपनी राय, उपलब्धियों, परिवार और काम, समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वाणी में उदारता 2 महत्वपूर्ण तरीकों से सफलता दिलाती है। संभव 1. वाणी में उदारता मित्रता को बढ़ाती है। 2. वाणी में उदारता लोगों को बेहतर तरीके से जानने में मदद करती है। याद रखें, आम जनता को दुनिया से ज्यादा अपने बारे में बात करने में दिलचस्पी होती है। यदि आप उसे वह मौका देंगे तो वह खुश होगा। बातचीत में दयालुता दोस्ती बनाने का सबसे आसान, सरल और पक्का तरीका है।
बातचीत में विनम्रता का दूसरा लाभ यह है कि इससे लोगों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने अध्याय 1 में कहा था, लोगों का अध्ययन सफलता प्रयोगशालाओं में किया जाता है। जितना अधिक हम लोगों को उनके विचारों, कमजोरियों और शक्तियों को समझना सीखते हैं, वे जो करते हैं वह क्यों करते हैं, उतना ही बेहतर हम उन्हें अपनी इच्छानुसार प्रभावित कर सकते हैं। मुझे एक उदाहरण देने दें। न्यूयॉर्क में एक बड़ी विज्ञापन कंपनी, अन्य 5। एक बात जिसमें कंपनियां माहिर हैं वह ये है कि जनता उनके विज्ञापित उत्पाद को क्यों खरीदेगी। हालांकि ये संगठन एक अन्य मुद्दे पर भी काम कर रहा है। वे अपने कॉपीराइटरों को अपने उत्पाद पर लोगों की राय जानने के लिए हर साल एक सप्ताह के लिए काउंटर पर भीड़ के बीच में खड़े होने के लिए कहते हैं। जनता की राय सुनकर कॉपीराइटर बेहतर सामग्री लिख सकते हैं, उन्हें प्रभावी विज्ञापन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कई प्रगतिशील व्यवसाय कर्मचारियों को उनकी नौकरी छोड़ने के लिए तथाकथित टर्मिनल साक्षात्कार आयोजित करते हैं। इस साक्षात्कार का उद्देश्य कर्मचारी को नौकरी न छोड़ने के लिए मनाना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि वे नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं। परिणामस्वरूप कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ अपने संबंध बेहतर कर सकती है। सुनने के अनेक उपयोग हैं। इस सुनने से सेल्समैन को भी फायदा हो सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक अच्छे सेल्समैन का मतलब वह है जो अच्छी तरह से बात कर सकता है, तेजी से बात कर सकता है। लेकिन बिक्री प्रबंधक एक अच्छे वक्ता की तुलना में अच्छे श्रोता होने से अधिक खुश होते हैं। एक ऐसा श्रोता जो प्रश्न पूछ सकता है और वांछित उत्तर प्राप्त कर सकता है। ज्यादा बात मत करो, सुनो, दोस्त बनाओ, सीखो। दूसरों के प्रति दयालु होना किसी भी रिश्ते में सबसे सुखद हो सकता है। आपको दूसरों के लिए छोटे छोटे काम करने में जो खुशी मिलती है उसका 1/10वां हिस्सा भी आपको किसी व्यावसायिक काम में नहीं मिलेगा। दूसरों के प्रति सही दृष्टिकोण अवसाद, चिंता को दूर करता है। चिंता का एक प्रमुख कारण दूसरों के प्रति गलत दृष्टिकोण है। इसलिए दूसरों के बारे में अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, देखें पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। भले ही काम आपके मन मुताबिक न हो, लेकिन दूसरों के प्रति आपका नजरिया सही हो तो वही आपकी मानसिकता की असली जीत होगी। कैसा लगता है जब दूसरे आपकी उपेक्षा करते हैं और आपको बढ़ावा देते हैं? या जिस क्लब के आप सदस्य हैं उसमें कोई महत्वपूर्ण पद न मिलने पर कैसा रहेगा? याद रखें, जब आप हारते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, ये तय करता है कि आपको जीतने में कितना समय लगेगा। इस सदी की सबसे महान शख्सियतों में से एक बेंजामिन फेलिस ने हमें दूसरों के प्रति सही रवैया रखना सिखाया, भले ही स्थिति हमारी पसंद के मुताबिक न हो। श्री फेलिस एक साधारण शुरुआत से उठकर यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी बने। उन्होंने कहा, लाइफ मैगजीन में उद्धृत अक्टूबर 15, 1956। स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे देखते हैं। जैसे कि मैंने कभी भी अपने किसी भी शिक्षक को नापसंद नहीं किया। मैं अन्य छात्रों की तरह अनुशासित था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि अनुशासित होना जरूरी है क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है। इसके अलावा मैंने कभी भी बॉस को नापसंद नहीं किया। या तो काम करो, हमेशा बॉस को खुश करने की कोशिश करो, जहां तक संभव हो सके उनकी अपेक्षाओं से ऊपर काम करो, कभी कम नहीं। मुझे भी निराशा हुई है, जैसे मुझे प्रमोशन की उम्मीद थी लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गया। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं ऑफिस की चालबाजी का शिकार हूं। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बॉस मुझ पर कोई एहसान या अन्याय कर रहा है। परेशान होने के बजाय या मैंने गुस्से में नौकरी छोड़ दी, मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने देखा कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में पदोन्नति का हकदार था। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं दोबारा हारने के बाद कभी भी निराश नहीं हुआ या खुद को गाली देकर आत्महरास में समय बर्बाद नहीं किया। जब चीजें उसके अनुरूप नहीं होती तो बेंजामिन फेलिस के बारे में सोचें। 2 काम करो। 1. अपने आप से पूछें कि अगली बार खुद को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। 2. दूसरे लोगों की बातों से निराश होकर समय और मेहनत बर्बाद न करें। अपने आप को छोटा मत समझो, अगली बार जीतने का प्रयास करें। संक्षेप में इन सिद्धांतों को लागू करें। 1. आपको धक्का देना आसान बनाएं। दूसरों से प्यार करें। वह व्यक्तित्व बने जिसे हर कोई पसंद करता है।
उनके समर्थन के अलावा आपको कार्यक्रम को सफल होने के लिए ईंधन भी मिलेगा। 2. दोस्ती बनाने में पहला कदम उठाएं। जब भी मौका मिले नए लोगों तक पहुंचें। अन्य लोगों के नाम का सही उच्चारण करें, अपना नाम स्पष्ट रूप से कहें। जिन्हें आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं उन्हें व्यक्तिगत पत्र लिखें। 3. मानवीय मतभेदों और क्षमता की सीमाओं को पहचानना सीखें। कोई भी पूर्ण नहीं है, इसलिए ऐसा होने की अपेक्षा न करें। याद रखें, दूसरों को अलग होने का पूरा अधिकार है और दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो। 4. चैनल पी देखें, अच्छे विचारों पर ध्यान दें। अन्य उसके गुणों के लिए उसका सम्मान करना सीखें, उसे नापसंद या निंदा न करें और अन्य लोगों के पूर्वाग्रहों को तीसरे व्यक्ति के बारे में अपनी धारणा को प्रभावित न करने दें। दूसरों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने से आपको भी लाभ होगा। 5. अपनी वाणी में उदारता रखें। एक सफल इंसान की तरह बनें। दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे व्यक्ति को प्रतिक्रिया, टिप्पणियां और उपलब्धियां देने का मौका दें। 6. हमेशा मित्रवत व्यवहार करें, इससे दूसरों को खुशी मिलेगी, आपको भी इसका आनंद आएगा। 7. यदि किसी कारणवश आप पिछड़ जाएं तो दूसरों को दोष न दें। याद रखें कि हारने के बाद आपके विचार ही तय करते हैं कि आपको जीतने में कितना समय लगेगा।